हाय, मैं हूँ प्रगति और आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिनेंशियल फ्रीडम ये सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। हर इंसान के लिए इसके मायने अलग अलग हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? क्यों ज़्यादातर लोग इसके असली मतलब को समझने के बावजूद इसे हासिल करने से चूक जाते हैं? कैसे शुरू कर सकते हैं हम अपनी फिनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप इसे हासिल कर सकते हैं? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे गेस्ट के पास ज़रूर है। जानना चाहते हैं तो देर किस बात की। स्वतंत्रता दिवस फिनेंशियल फ्रीडम को आसान भाषा में समझाने के लिए और इसका रोड मैप बताने के लिए हमारे साथ हैं सिद्धार्थ शर्मा, जो कि को फाउंडर है मनी ट्री पार्टनर्स के। आपने इनको पहले भी हमारे शो पे देखा है। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच प्रगति। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और इस अवसर पे मुझे इतनी बड़ी जो आपने आज एक अपॉर्चुनिटी दी है, ये शायद मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इन्वेस्टर्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज बता पाऊं, जिससे उनको एक इंडिपेंडेंस मिल सके, जिसकी उनको बहुत ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। थैंक यू। इसीलिए हमने आपको चुना कि चलिए लोगों की थोड़ी सी दुविधा आसान करते हैं, क्योंकि मैंने बात की तो लोगों के लिए अलग अलग मायने थे फिनेंशियल फ्रीडम की कि क्या होता है। आप हमें बताएं फिनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है? देखिए प्रगति, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा एक इंडिपेंडेंस क्या होती है। एक इंडिपेंडेंस एक ऐसी स्टेट होती है जहां एक व्यक्ति या एक सिटीजन ये सोच पाए कि उसके पास एक फ्रीडम है। फ्रीडम टू लाइफ, फ्रीडम टू लिबर्टी, फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज एंड थॉट्स, एंड फ्रीडम टू लिव अ डिसेंट लाइफ। अगर ये चीजें हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। जब एक इन्वेस्टर को ये देखना होता है कि उसके पास एक स्पेसिफिक गोल्स है, और उन गोल्स को पर्याप्त मात्रा में अगर उसको एक अकम्प्लिश करने के लिए उसके पास क्या तरीके हैं, जिससे उसको एक एक ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना पड़ेगा जहां उसको दुविधा हो, जहां उसको प्रॉब्लम हो, जहां उसको ये सोचना पड़ेगा कि उसके बच्चे की एजुकेशन, उसका रिटायरमेंट, उसका गोल बेस्ड प्लानिंग किस तरीके से करना चाहिए। ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैं एक दर्शकों को एक बहुत सीधे और सुलझी भाषा में समझाना चाहूंगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्थिति है जहां इन्वेस्टर्स को समझना पड़ता है कि उनके गोल्स के हिसाब से उनको किस तरीके से मूव करना है, और उनको अपने पैसे को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, सो दैट वो अपने अपने गोल्स जब उनके पास आए तो उनको वो प्रॉपर तरीके से अकम्प्लिश कर पाए। तो हम कह सकते हैं कि फिनेंशियल फ्रीडम वो स्टेट है जब आपकी सारी ज़रूरतें बिना किसी जद्दोजहद के, आपको इतना दिमाग ना लगाना पड़े कि कैसे ज़रूरत पूरी होगी, कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर पाएँ, स्पेशली पैसे से रिलेटेड। तो वो होती है सिचुएशन फिनेंशियल फ्रीडम की। खैर, ये तो हमने बात कर ली कि फिनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है। अब सिद्धार्थ, आप मुझे ये बताएं कि हम कैसे इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, लाइक कैसे हासिल कर सकते हैं ये टारगेट? प्रगति, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को समझने के लिए एक इन्वेस्टर को सबसे पहले एक सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है कि उसको अपने पैसों को किस तरीके से डिप्लॉय करना है, उसके क्या गोल्स हैं, और उस पूरे रास्ते को कवर करने के लिए उसको किस किस तरीके से अपने किन किन माध्यम से उस अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा प्रगति। जैसे अगर मुझे ये पता है कि मेरे रिटायरमेंट के लिए आज से 30 साल बाकी है, मुझे ये पता है कि मैं हर महीने का एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है जो मैं निकाल सकता हूँ, उसको मैं सेव कर सकता हूँ, और उस सेविंग्स को एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और लेट से अगर वो एक इन्वेस्टमेंट्स अगर 12 या 15% के ब्याज से हर साल बढ़ रहे हो, क्या के रिटर्न से हर साल बढ़ रहे हो, तो क्या मैं 30 साल बाद एक ऐसे अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकता हूँ जिसके लिए मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और क्या उस गोल को अकम्प्लिश करने के बाद मैं अपने रिटायरमेंट को सेफ, कॉन्फिडेंट बना सकता हूँ, जहां मुझे ये छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी मेडिकल इमरजेंसी कैसे कवर हो, मेरे जो रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे कुछ इमरजेंसी के पैसों की जरूरत है तो मैं वो मेरे कवर कैसे हो। अगर ये सारी चीजें क्लियर कट है मेरे अंदर, तो इन दैट केस फाइनेंशियल फ्रीडम को हम अचीव कर सकते हैं। तो प्रगति, एक बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूंगा,
फाइनेंशियल फ्रीडम को अकम्प्लिश करने के लिए इन्वेस्टर्स को एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जहां उसको अपने कुछ पैसे को सेव करना होता है और उस सेविंग्स को उसको इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है। वो एक अलग अलग मापदंड से अलग अलग तरीके से हो सकता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो एफडी के तरह हो। तो वो इन्वेस्टर्स को अपने गोल के हिसाब से अपने डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस को कैटेगराइज करना होता है, चुनना होता है, और उसके हिसाब से उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम वो अकम्प्लिश कर पाते हैं। अच्छा, फिनेंशियल फ्रीडम तो है, जो ये एक डेस्टिनेशन है, एक लास्ट टारगेट है हमारा। क्या इसके पहले जो आप इन्वेस्टर के लिए, मैं कहूँगी आम आदमी इंसान को, उसकी फिनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से कि वो किस स्टेज पर है, बांट सकते हैं कि कितनी स्टेजेस होती हैं? बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ फिनेंशियल फ्रीडम तक पहुँचने की। प्रगति सबसे पहली स्टेज तो ये होती है कि इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है कि उसके गोल्स क्या है। वो स्टेज वन ऑफ द फाइनेंशियल फ्रीडम। जब इन्वेस्टर को ये पता है कि उसका गोल लेट से रिटायरमेंट है, तो और उसके लिए उसको किस तरीके से प्रयास करना होता है, तब डिफरेंट स्टेजेस निकल कर आती हैं। स्टेज टू ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम में कि इन्वेस्टर को ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसको कितने अमाउंट की जरूरत है और कितने टेन्योर में उस अमाउंट को उसको अकम्प्लिश करना है। ये उसका होता है स्टेज टू ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेज थ्री ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम ये होता है कि उसको किस लेट्स से अगर 30 साल है उसके रिटायरमेंट में, तो उसको कौन से एसेट क्लासेस को चूज करना है जिससे वो अपने उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अकम्प्लिश कर पाए। जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन में बताया कि वो म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, वो स्टॉक्स भी हो सकते हैं, वो एफडीज भी हो सकते हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अकम्प्लिश करने के लिए। और चौथी जो स्टेज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम में, वो होता है वो अपना कार्रवाई कर रहा हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक बार जब पूरा पिच रेडी हो तो उसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी स्टार्ट करे और उस पर दृढ़ता से, कॉन्फिडेंस से अपना इन्वेस्टमेंट्स करता जाए। और पांचवी जो स्टेज होती है फाइनेंशियल फ्रीडम में, वो ये होती है कि उस प्रोसेस को वो प्रॉपरली मॉनिटर करे, प्रॉपरली सर्विलेंस में रखे। वो ये देखे कि अगर ऊपर नीचे मार्केट्स हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इन दैट केस डे टू डे मॉनिटरिंग करके या ऑन अ वीकली बेसिस मॉनिटरिंग करके वो ये देख पा रहा है कि क्या उसका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घट रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिक्स स्टेज होती है, वो होती है अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल, जहां उसको अपने निर्धारित अमाउंट जो होता है वो उसको मिल जाता है एट अ स्पेसिफिक टाइम, जहां जिससे वो अपने गोल को अकम्प्लिश कर सकता है। तो प्रगति एक मोटे मोटे तौर में अगर मैं कैटेगराइज करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम को, तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती है और हर एक स्टेज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि फ़िनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की क्या कोई पर्टिकुलर एज है? लाइक इस एज तक हो जाएगा? क्योंकि मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है ना, 20-25 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन आई है, इनका सबसे बड़ा गोल है, एवरीवन लाइक मोस्टली इनमें से जब बात करो तो ये कहते हैं कि हमें ना 40 के बाद में काम नहीं करना। वी वांट फ़िनेंशियल फ्रीडम बाय 40। ये वाला लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है? कितना अमाउंट तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा? हम एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए कोई 25 साल का है और उसकी सैलरी कुछ 30,000 रुपए, एंड ही और शी डजंट वांट टू वर्क बियॉन्ड 40। उन्हें 40 की एज तक फिनेंशियल फ्रीडम अकम्प्लिश करनी है। कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कहाँ कहाँ करना होगा, कि क्या होगा रास्ता इसके लिए? देखिए प्रगति, ये तो जो स्पेसिफिकली आजकल जेनजीज की जो एक धारणा बन गई है कि उनको 40 की उम्र पर एक रिटायर होना है, तो ये तो धारणा एक गलत है। अगर आप एक नॉर्मल इंडियन को देखें तो वो बेसिकली वो जो अपने एक प्रोफेशनल बूम पे जो आता है वो 40 की उम्र पर ही आता है। सरकार ने जो एक 60 साल की जो एक उम्र निर्धारित करी है रिटायर होने की, उसके पीछे एक कारण है। बिकॉज 40 तक तो वो अपने पीक एज पे होता है प्रोफेशनल एक्यूमेन में, जहां वो एक्चुअली 10-15 साल काम कर कर आता है और उसके बाद वो अपने अपने प्रोफेशन के अपने बेस्ट पीक पे जाता है। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मैं बहुत ही एक जवाब देना चाहूंगा। लेट्स से अगर किसी की उम्र 25 साल है और वो उसको ऐसा लगता है कि वो 15 साल के अंदर अंदर अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करना कर ले। लेट से अगर उसकी 30,000 रुपए की उसकी सैलरी है पर मंथ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो हर महीने 10,000 रुपए सेव कर रहा है, और उसका जो एक टेन्योर है जिसको अंतराल या उसको हम इंटरवल भी कहते हैं, वो उसका 15 साल है, और उसका पोर्टफोलियो लगभग लगभग 15% से ग्रो होता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 साल बाद वो एक 67 लाख से 70 लाख के आसपास का एक अमाउंट, एक रकम जोड़ लेता है।
बट प्रगति सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज की डेट में महंगाई भी इस तरीके से अपने उच्चतम स्तर पर है कि उस महंगाई के कारण पैसा जो अपना जो एक वैल्यू है वो लूज कर देता है। जो मैंने आपको बताया कि 70 लाख रुपए सुनने में तो बहुत बड़ी रकम रकम लगती है कि ये काफी है, लेकिन इस 70 लाख में एक इन्फ्लेशन को भी अगर आप एडजस्ट कर दें तो ये 40 लाख ही रह जाता है, क्योंकि 30 लाख तो आपका पैसा इन्फ्लेशन ही खा जाता है। इन दैट केस प्रगति, मैं आपको ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्टर्स को ये समझाना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो अपने गोल निर्धारित कर रहे हैं, अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से अगर वो ये देखें कि उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए उनको कब कब अपनी एसआईपीज करनी है, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीज करनी है, स्टॉक्स में एसआईपीज करनी है, और अपने एसआईपीज को टॉपअप भी करें जिस तरीके से उनकी इनकम बढ़ रही है सालाना। अगर वो इस तरीके का अपना एक प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अकम्प्लिश करने में उनको काफी मदद मिलेगी, एंड एट द सेम टाइम वो पूरे प्रोसेस में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यस, वी हैव बीन एबल टू सेव अ लॉट, वी हैव बीन एबल टू इन्वेस्ट अ लॉट, और कंपाउंडिंग ने भी अपना बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया है, जहां उनको 15 से 20 साल में एक बहुत सब्सटैंशियल रकम मिल जाएगी जिससे वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर। ओके, तो आपके हिसाब से 25 साल की उम्र में अगर 30,000 रुपये सैलरी है तो आपको 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। इन दैट सिचुएशन भी आप सिर्फ 67 लाख रुपीज़ तक बचा पाएंगे, और उस पर इन्फ्लेशन जिस तरह से चल रहा है हो सकता है वो पैसा मतलब इनफ ना हो उस टाइम तक। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रही हूँ सिद्धांत, आपने कहा कि ये गलत धारणा है, बट ये जो बच्चे हैं आजकल के, जो नई जनरेशन आई है, जेन जीज स्पेशली, इफ दे वांट टू रिटायर बाय 40, दे डोंट वांट टू रिटायर, लाइक दे डोंट वांट टू वर्क। वो चाह रहे हैं कि वो 9 to 5 के जो साइकिल्स हैं उनको छोड़ करके दे वांट टू बी देयर ओन बॉस। तो वो वाली फाइनेंशियल फ्रीडम उनको चाहिए होती है कि रिटायरमेंट होना है लेकिन अब उन्हें काम खुद के लिए करना है, या तो वो अपने कोई शौक पूरे करना चाह रहे हैं, या वो चाहते हैं कि जिंदगी जैसी आज चल रही है वैसी ही चलती रहे, उसमें किसी तरह की कमी ना हो। दे डोंट वांट कि वो बहुत लेविश लाइफ जिए, लेकिन आसानी से चलते हैं और साथ के साथ अपने शौक भी पूरे करते हैं, क्योंकि ये वाली जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा इस बात में यकीन कर रही है कि ज़िंदगी एक ही बार, यू लिव ओनली वंस, योलो, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। लेकिन जब ये मानते हैं ना कि यू लिव ओनली वंस, तो ऐसे में क्या होता है, अपने सारे शौक पूरे किए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड की भरमार होती है, और ये जो हमें देखने में आता है वहाँ पर लास्ट ईयर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि आई थिंक 68% और 72% लोग जो हैं फ़ोन्स तक अपने ईएमआई पर खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम लेकिन लोन या कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अब मुझे आप बताओ कि क्या करें इंसान कि इस जो डेट ट्रैप है इससे आज़ादी मिल सके एटलीस्ट। प्रगति, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आजकल के जो यंगर जनरेशन है या जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। शायद अगर आप एक जनरेशन पहले के लोगों से अगर ये आप सवाल पूछते तो उसका कोई रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडियंस जो होते हैं वो इफेक्टिवली काफी सेविंग्स में विश्वास रखते हैं। अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट में तो इंडियंस के पास आज से 10 से 15 साल पहले जो परसेंटेज हाउस होल्ड सेविंग्स थी वो 33% तक था। इसका मतलब अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 33 रुपीज वो सेव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आजकल धारणा बदल रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और जिस तरीके की लोगों की मानसिकता बदल रही है, जहां उनको ऐसा लगता है कि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलेगी, एक कंज्यूमरिज्म का वो शिकार बन रहे हैं, वहां वो एक डेट ट्रैप के अंदर मूव कर रहे हैं। अब डेट ट्रैप है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रगति, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा। लेट से अगर आप 100 रुपए अगर आप एक ब्याज पे या आप एक लोन लेते हैं थ्रू बैंक, आपको 8 रुपए पे करना होता है सालाना। लेट से अगर 8% के तौर से अगर एक लोन का रिटर्न है जो आपको पे करना है। अब अगर इन्वेस्टर के पास 8 रुपए नहीं है तो वो 8 रुपए के अगेंस्ट एक और लोन लेगा जिससे उस 8 रुपए के ब्याज को वो पूरा कर पाए। तो वो इस तरीके से वो एक लोन से दूसरे लोन में जाता है, दूसरे लोन से तीसरे लोन में जाता है, और अफेक्टिवली अगर देखा जाए तो उसका जो लोन की जो एक मात्रा है
वो 45 to 50% तक पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, कि डेट को पूरा करने के लिए वो एक दूसरा डेट लेता है, उस डेट को पूरा करने के लिए वो तीसरा डेट लेता है। आजकल इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जेंजीज जो हम बोलते हैं जिनको, वो ईएमआई के तौर पे या थ्रू क्रेडिट कार्ड्स वो अपने शौक पूरा करते हैं। चाहे वो आपने बताया मोबाइल का हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स का हो जैसे एसी हुआ, फ्रिज हुआ, या उनकी शॉपिंग हुई। और गलती से अगर वो अपने स्ट्यूमुलेटेड पीरियड में अगर क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं देते हैं, तो वो पहुंचते हैं एक हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल में, जहां उनके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है। और अगर लेट से उस पेनल्टी को पूरा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है, तब वो फिर एक लोन के ट्रैप में फंसते हैं। उसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो प्रगति, एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए इन्वेस्टर्स को समझना ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी नेसेसिटीज कितनी है, वो कितना खर्च करने के काबिल है, और बाकी का वो कितना सेव कर सकते हैं, और उसके हिसाब से उनको अपना किस तरीके से अपनी जो लाइवलीहुड है वो गुजारना है। मुझे याद है हमारे जो पेरेंट्स है वो कहते थे कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। ये एक बहुत सटीक स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपकी जो कंजम्पशन है वो अगर आपकी सैलरी से बहुत ज्यादा है, तो आप उसको पूरा करने के लिए आप एक डेट ट्रैप के अंदर फंसते हैं। और एक बार डेट ट्रैप में फंस गए आप, तो उससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ये मैं काफी लोगों के केस में देख चुका हूँ। और फाइनली उनको एक बहुत हार्ड रिकोर्स लेना पड़ता है, जहां कभी उनको सुसाइड तक ऐसी नौबत आती है कि वो सुसाइड तक सोचते हैं, या कभी उनको ऐसा लगता है कि वो चोरी चपाटी कर लें सो दैट वो अपने डेट ट्रैप से बाहर निकल आए, या वो अपने माँ बाप से भी काफी शर्मिंदा होकर उनको अपने पैसा लेना पड़ता है, जिससे उस डेट ट्रैप में से बाहर निकल आए। और इन तो अ वे आप कहना चाह रहे हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम तो क्या, वो डिपेंडेंसी वाली कंडीशन में ही हमेशा रहते हैं। या तो वो डेट पे डिपेंड रहेंगे, या तो फिर अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के ऊपर वो कभी भी शौक पूरे कर लेते हैं। तो ये तो बात की आपने सिद्धार्थ की कैसे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। नाउ आई वांट टू नो, इज़ देयर एनी फार्मूला, इज़ देयर एनी स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम इन गलतियों से बच सकें, जो डेट ट्रैप है इसको अवॉइड कर सकें। कोई इन्वेस्टर्स फार्मूला है कि भाई सैलरी आई तो इतना इतना ऐसे खर्च करना है, तो हम डेट ट्रैप में देखिए, नहीं फंसेंगे। करेक्ट प्रगति, ये एक कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ये इंग्लिश में एक कहावत है। तो डेफिनेटली अगर इन्वेस्टर, मैं आपको ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, और इन्वेस्टर्स को और निवेशकों को ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा। लेट से अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज है, उसमें से हर बार एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट शुड बी योर एक्सपेंसेस, and it should not be other way around कि income minus expenses should never be your income investment, सॉरी। इसका मतलब ये है कि जब आप कमाते हैं उसका एक पोर्शन सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर बाहर निकाल लेना चाहिए, और बाकी का जो पैसा बचता है उससे आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करें। मैंने देखा है कुछ इन्वेस्टर्स की जो एक मानसिकता होती है, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जो उनकी सैलरी आती है, सबसे पहले वो अपने सारे खर्चे निकालते हैं, और खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है उससे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इस केस में जो सेकंड केस है, उस केस में उनके पास बहुत कम पैसा बचता है, जिससे वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और उससे वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन नहीं कर पाते। तो इन्वेस्टर्स को समझना सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, और जब भी आपकी सैलरी आए उसमें से आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट निकालें, उसको इन्वेस्ट करें, और बचा हुआ जो पैसा है उससे आप अपना कंजम्पशन मीट आउट करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा, प्रगति, मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तो निकाल लिया, अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ करें। तो डेट ट्रैप में बचने के लिए, या डेट ट्रैप से बचने के लिए, आप एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पॉइंट नंबर 1, आपके जो रिटर्न्स हो वो इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सके, और आपका जो गोल है जो आपने 25 साल या 30 साल बाद का बनाया है वो भी अकम्प्लिश हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप। और तीसरा स्टेप ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही हो, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती जाए। अगर आप इस तरीके से आप एक अपना प्रोसेस या एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आप डेट ट्रैप से भी बच सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अटेन कर पाएंगे।
आपने कहा कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट सैलरी का पहले इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये सब्सटेंशियल अमाउंट कितना होगा? बिकॉज़ आप हर एज ग्रुप के साथ में देखेंगे, जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ती है। तो ये कोई परसेंटेज पर्टिकुलर है कि इतना परसेंट होना चाहिए, या 25 साल के इंसान के लिए, या फिर मैं कह दूँ कि फ्रेशर्स के लिए जो है कि इतने परसेंट आप इन्वेस्ट करें, इतना परसेंट आप अपनी नीड्स पे लगाएँ, इतना परसेंट आप अपने शौक पे लगाएँ, क्या है ये? देखिए प्रगति, मैं आपको बताना चाहूँगा अगेन इस क्वेश्चन से आपने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का आपने एक खुलासा किया है और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपनी यंगर एज में मैक्सिमम कोई परसेंटेज तो फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सेंट्रिक ये परसेंटेज होती है। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी का एक सब्सटैंशियल पोर्शन जब आप यंग हैं, जब आप अपने से इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपकी पहली सैलरी आती है, अगर आप उसको सेव करेंगे तो आपके पास एक सफिशिएंट रनवे मिलेगा 20 से 25 साल के लिए उस पैसे को कंपाउंडिंगली ग्रो होने का। तो उससे ये होगा कि आपका जो पैसा है, जो लेट्स से आप 100 रुपए में से लेट्स से आप 33 रुपीज सेव कर रहे हैं और वो अगर 15% सालाना ग्रो होगा तो एक इतना बड़ा कॉर्पस जनरेट हो जाएगा प्रगति कि उससे इन्वेस्टर्स कभी कभार तो खुद अचंभे में पड़ जाएगा कि क्या मैंने इतना सेव किया था जिसका रिजल्ट आज ये है कि मुझे इतना बड़ा कॉर्पस मिल रहा है। तो प्रगति, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपकी एज कम है तो इन्वेस्टर्स को अपना मैक्सिमम अमाउंट सेव करना चाहिए और उस मैक्सिमम की डेफिनेशन ये है कि आप अपने जो एक बेयर मिनिमल जो एक खर्चे हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, आपकी क्लोथिंग हो गई और जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, अगर आप उसको निकाल लें बाहर तो आप देख पाएंगे कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% आप सेव कर सकते हैं। और आप उस 30 to 40% को जब आप इन्वेस्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट आप सुचारू रूप से करेंगे 20 से 25 साल, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगी। और एंड प्रगति, मैं आपको एक बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टर्स की जो एक थॉट प्रोसेस होती है, जो मानसिकता मैंने बदलते हुए देखा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर, जैसे जैसे वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, वो अपने पोर्टफोलियोज में रिटर्न्स देख पाते हैं, वो और मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करें, उसको सेव करें और जो बचा हुआ पैसा है उससे वो अपने कंजम्पशन की जो उनका जो एक कंजम्पशन का जो एक तरीका है उसके थ्रू वो अपना लाइवलीहुड मेंटेन करें। सो इन दैट केस आपका जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है वो आपके पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर देता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको कैलकुलेटिव बनाता है, आपको कॉन्फिडेंट रखता है और आपको एक अननेसेसरी खर्चे से भी बचाता है। ओके, तो ये तो बात हुई, आपने कहा कि 30 to 40%, क्योंकि जब हम इनिशियली एज अ फ्रेशर जब आप अपनी पहली पहली नौकरी करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं और आप मोस्टली पैसा जो है अपना बचा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप इन्वेस्टर माइंडसेट के हैं तभी आप पैसा बचा पाते हैं, तभी आप उसे इन्वेस्ट कर पाते हैं, अदरवाइज तो कंजम्पशन में जाएगा ही जाएगा। सिद्धार्थ, एक रूल है 50-30-20, फिनेंस का बहुत ही पॉपुलर रूल है कि आपने बताया 30-40%, लेकिन कहते हैं कि 20% तो बेयर मिनिमम इन्वेस्ट करना ही चाहिए इनिशियल। क्या ये 50-30-20 का जो रूल है फिनेंशियल फ्रीडम का, इसको रोड मैप मानते हैं, क्या ये सभी एज ग्रुप पे लागू होगा या फिर ये बदलना चाहिए टाइम के साथ? गुड क्वेश्चन प्रगति। क्वेश्चन जो ये जो 50-30-20 का जो रूल है जिसमें ये कहते हैं कि आपको अपना 20% तो बेयर मिनिमल आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए, ये रूल तो एक बहुत जर्नलिस्टिक रूल है और ये केस बाय केस बेसिस पे एक इन्वेस्टर को समझने की बहुत जरूरत है। बहुत बार किसी की इमरजेंसी आ जाती है लाइफ में, तो इन दैट केस ये जो 50-30 रूल है वो अप्लाई नहीं होता है। ये तो एक जर्नलिस्टिक, जैसे न्यूटन का एक प्रिंसिपल है F=m, तो उसकी भी लिमिटेशंस होती है। तो ये एक फाइनेंशियल टर्म्स में या फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन करने के लिए एक 50-30-20 रूल का तो एक एक प्रोविजन बनाया ही हुआ है। मैं इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब आप 20% जो आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उससे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा 3 से 4 साल बाद। और वो जो रूल है वो बिल्कुल आप खुद ही उसको आप उसको रिवर्स कर देंगे या 50% आप इन्वेस्ट करेंगे। सिद्धार्थ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम अपनी बातचीत को विराम देंगे। कौन सा एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए इस हासिल करने के लिए, इसे अकम्प्लिश करने के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम को?
प्रगति, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को अगर कोई एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुचारू तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अगर मूव कराना है, तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत सही तरीका है। उसके पीछे मैं कुछ 3 या 4 कारण बताता हूँ, जो आपके शो के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। पहला तो ये कि म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है, और आपका जो पैसा है वो 15% या 12% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो होता है। तीसरा ये कि उसकी जो टैक्सेशन की जो लायबिलिटी होती है वो कम होती है। अदरवाइज अगर आप अपना पैसा एफडीज में या सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, तो एक तो रेट ऑफ रिटर्न भी कम मिलता है, और आपका जो टैक्सेशन पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। चौथा, म्यूचुअल फंड में क्योंकि इतने सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, या फंड मैनेजर होता है, रिस्क टीम होती है, कंप्लाइंस टीम होती है, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको रेगुलरली गाइड करते रहते हैं कि आपको किस तरीके से मूव करना चाहिए। इस जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जहां इन्वेस्टर के पास अपना इतना टाइट शेड्यूल होते हैं, अगर वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर वो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, या करेंगे फ्यूचर में, तो वो देखेंगे कि उनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी वो अटेन कर पा रहे हैं, उनके टैक्सेस भी कम बैठ रहे हैं, और लेट से अगर उनको कभी पैसे की जरूरत है, तो वो अपने पैसे को रिडीम करवा के अपना एक इमरजेंसी को मीट आउट कर सकते हैं। अच्छा तो सिद्धार्थ, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैंने कहा था कि वो लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन अभी आपसे बात करते करते मुझे आया, कोई एक आदत जो आप निवेशकों से, आम इंसान से कहना चाहते हैं कि जिसे छोड़ देना चाहिए, वो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, तो कौन सी आदत होगी? प्रगति, ओवर कंजम्पशन में मैं मानूंगा कि एक ऐसी एक आदत है, जहां इन्वेस्टर जब उस साइकिल में पड़ता है, तो इन्वेस्टर डेट ट्रैप, क्या मैं बोलूं, वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में पड़ जाता है, एक मेंटल ट्रैप में पड़ जाता है, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। इन्वेस्टर के दिमाग में अगर ये इक्वेशन जो है, दैट इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स शुड बी एक्सपेंसेस, इस स्टेटमेंट को अगर इन्वेस्टर्स अगर अपने दिमाग में रखें, तो इन दैट केस वो कभी ओवर कंजम्पशन के जोन में नहीं जाएंगे, और जिसके कारण वो एक डेट ट्रैप बोले, फाइनेंशियल ट्रैप बोले, मेंटल ट्रैप बोले, उसमें वो कभी नहीं पड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, हमें अपना टाइम देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि फ़ाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है और इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो ये थे सिद्धार्थ, जो कि हमें समझा रहे थे कि फ़ाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप कैसा होना चाहिए, फ़ाइनेंशियल फ्रीडम जब आप हासिल करते तो ज़िंदगी कैसी नज़र आती है, और एक एडवाइस, ओवर कंजम्पशन को अवॉइड करना है। तो इस इंडिपेंडेंस डे पर आप प्लेज ले सकते हैं कि अगले इंडिपेंडेंस डे तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है, और उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो है ओवर कंजम्पशन है, उससे बचना है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को तुरंत शुरू करना है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।